जी, आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर सबको? किसी का कोई क्वेश्चन? जी, अगर है तो प्लीज़ हैंड रेज़ करें। जी, यस सर, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने एक तो मुझे ये था कि पोर्टल हम आज ज्वाइन कल जो पोर्टल का जो आप डिस्कस कर रहे थे ना, उस दौरान में मेरा एक्चुअली नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो पोर्टल का मुझे मैं सही तरह से समझ नहीं पाया। और दूसरा ये जो था, एक दो आगे डाउट से मुझे आपने बताया था कि जो कंपनी जो बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट होगा उससे वर्ल्ड वाइड टैक्स देना होगा। तो इससे मतलब कि उसे वो जो अगर यूएई में टैक्स रेजिडेंट हो गया है तो वो पाकिस्तान में भी अगर वो कोई इनकम है उसकी यहाँ जो है तो उसके ऊपर भी वो टैक्स लागू होगा दोनों तरह जी, से। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जब एक शख्स यूएई का टैक्स रेज़िडेंट हो जाता है, तो उसने अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पर यूएई में टैक्स देना है। लेकिन ये याद ठीक है रखिए तो कि अभी। ये जो हम्म, टैक्स होता है, ये सिर्फ़ बिज़नेस इनकम पे दिया जाता है। अगर किसी बंदे की यूएई में बिज़नेस इनकम है और वो यूएई का टैक्स रेज़िडेंट है और उसकी पाकिस्तान में भी बिज़नेस इनकम है, तो उसने दोनों बिज़नेस इनकम पर यूएई में टैक्स देना है। अलबत्ता अगर पर्सनल इनकम है, सैलरी है, तो उस पे टैक्स नहीं लगता क्योंकि वो बिज़नेस नहीं है। ठीक है। तो सर ऐसे में जो अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा ट्रेडिंग का काम है तो एक ऑफिस मेरा दुबई में है, एक मेरा पाकिस्तान में है या इंडिया में है, तो मैं तो यहाँ भी टैक्स पे करूँगा वहाँ भी टैक्स पे करूँगा, तो डबल टैक्सेशन हो जाएगी क्योंकि आपने बीच में बताया था कि डबल टैक्सेशन नहीं होगी, अच्छा, कई सिर्फ दफ़ा ऐसे यूएई में होता है, ही टैक्सेशन। बाज़ बसा औक़ात ऐसे होता है कि एक इनकम पे 2 मुल्कों का टैक्स लग रहा होता है। उसको अवॉइड कैसे हम्म। किया जाता है? लॉज़ एंड रेगुलेशन में कहाँ पे ऐसी रिलीज़ फॉर बेनिफिट क्लॉज़ेज़ मौजूद हैं कि डबल हम्म। टैक्स से बचा जाए, उसको इंशाअल्लाह ताला हम्म। हम आने वाले जिस वक़्त हम कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न कर रहे होंगे, तब हम इस मैटर को जी एड्रेस करेंगे। ठीक है। तो सर इसी सिलसिले में मेरा एक और डाउट था कि जैसे वहाँ पर आपने बताया था कि कोई भी काम करने वाला इवन ग्रॉसरी भी है या अगर मोबाइल शॉप भी है छोटा है उसे भी टैक्स रजिस्ट्रेशन तो करवानी है अनटिल अनलेस के वो 375,000 दिरहम तक उसकी रिटर्न मतलब वो टर्न ओवर नहीं जाता। तो नहीं, अगर वो मैं थ्री ज़रा ये हंड्रेड वाली सेवेंटी चीज़ फाइव अब हो आपको जाए। इधर इंटरप्ट करके थोड़ा करूँगा। देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन हर किसी ने करवानी है। आपने टैक्स नहीं ठीक है। देना। अगर आपकी 375,000 से कम का प्रॉफ़िट है, आपने टैक्स नहीं देना। रिटर्न तो सबमिट करनी है। ठीक। आपने बताना है कि मैं जी टैक्स ठीक। इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मेरा प्रॉफ़िट 2 लाख है, वरना उनको तो नहीं पता चलेगा कि आपका प्रॉफ़िट कितना है, ठीक ठीक। है? तो हर बिज़नेस ने रजिस्ट्रेशन भी करवानी है और ठीक। रिटर्न भी फाइल करनी है। ठीक हो सर एक गया। अगर जी किसी सही। का जो टर्नओवर है वो 1 मिलियन से कम है वो भी रजिस्टर कराएगा अपना कार को। नहीं, ये सहूलत आ छोटा गई, सेटअप है। ये वाला हम्म। क्वेश्चन आ गया नेचुरल पर्सन के केस में कि नेचुरल पर्सन का अगर टोटल टर्नओवर या रेवेन्यू 1 मिलियन से कम है, तो वो बिज़नेस नहीं कर रहा। उसको कॉर्पोरेट टैक्स के लिए बिज़नेस कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। उसने हाँ वो कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट टैक्स टैक्स नहीं रजिस्टर नहीं करवाना। कराएगा। लेकिन ये ज़िक्र किसका किया? नेचुरल पर्सन का। नेचुरल पर्सन के लिए नहीं तो फिर जो कंपनी के लिए नहीं, बिजनेसमैन है। कंपनी बिज़नेस कर रही है। जी जी। कंपनी बिजनेस कर रही है, कंपनी का ही बिजनेस का अ, सेल ही इतना नहीं है, रीच होता है 1 मिलियन तक। तो वो तो रजिस्टर नहीं करेगा, को बोलेगा मेरा तो इतना तक जाता ही नहीं, हम पता चल जाता है कि 1 मिलियन तक उसकी सेल ही नहीं है, टर्नओवर ही नहीं है, स्मॉल नहीं, बिजनेस है। देखिए, एक सेकंड, मैं आपको ज़रा ये वाली चीज़ थोड़ा कन्फ्यूज़न आप लोग कर रहे हैं ऐसे कन्फ्यूज़, मैं इसको आपको क्लियर कर दूँ। मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो 1 मिलियन का रेवेन्यू वाली क्लॉज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई, ये मुतारिफ़ करवाई गई, ये इसलिए करवाई गई थी क्योंकि यूएई की गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी बिज़नेस प्रॉफ़िट पे टैक्स। अब क्वेश्चन ये था कि भाई मैं गोल्ड लेके जाता हूँ, मैं बेचता हूँ, तो ये पर्सनल इनकम है या बिज़नेस इनकम है? एक रिस्क था कि आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि ये इनकम बिज़नेस इनकम है या ये पर्सनल इनकम है? अच्छा, अब कंपनी के केस में तो कोई सेकंड राय नहीं थी। कंपनी की पर्सनल इनकम नहीं होती, वो कंपनी होती ही बिज़नेस के लिए, कंपनी कर ही बिज़नेस रही है।
कंपनी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है, बिजनेस कर रही है, कंपनी ने डिपॉजिट करवाया हुआ है, कंपनी बिजनेस कर रही है, कंपनी की पर्सनल इनकम नहीं होती, उसकी एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। नेचुरल पर्सन के लिए, जो जुडिकल पर्सन के अलावा नेचुरल पर्सन है, उनके लिए ये वाला सवाल रेलिवेंट था। लिहाजा ये तो 1 मिलियन का थ्रेश होल्ड है, ये नेचुरल पर्सन के लिए, जुडिकल पर्सन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और नेचुरल पर्सन के लिए भी ये जो बिजनेस की डेफिनेशन है, टर्न ओवर फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज 1 मिलियन से ऊपर चली जाएं तो तब कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई होगा। और ये जो बिजनेस एक्टिविटीज का वर्ड है, इसमें से 3 चीजें एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड कर दी गई थी, जिसमें एम्प्लॉयमेंट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है और पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो कंपनी ने चाहे उसका कोई रेवेन्यू ना हो, कोई टर्नओवर ना हो, उसने तब भी कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है। नेचुरल पर्सन के लिए 1 मिलियन का थ्रेशोल्ड है। ठीक है, जी सर ये कंफ्यूजन है, ये जरा पूछना है, क्लियर करना है, नेचुरल पर्सन से क्या मुराद है? नेचुरल पर्सन से मुराद अभी के लिए ये समझ लें जो कंपनी ना हो, जिसकी रजिस्ट्रेशन एज अ कंपनी ना हुई हो। ठीक है, हम आगे इसको थोड़ा बेहतर तौर पे समझेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक बंदा बिजनेस कर रहा होता है, उसने अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाई होती है। कल की क्लास में मैंने आपको जुडिकल पर्सन और नेचुरल पर्सन का डिफरेंस समझाया था, कि लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक इंडिविजुअल कंपनी नहीं रजिस्टर करवाता, बल्कि अपने ज़ाती नाम से बिजनेस करते हैं। आपने पाकिस्तान में भी अगर कोई बिजनेस करना है तो एक तो ये है कि आप कंपनी ओपन कर लें, कंपनी के नाम पे अपना ऑफिस डाल लें। एक ये होता है आप अपने ज़ाती नाम पे अपना ऑफिस खोल लें या अपनी कोई दुकान डाल लें। जब भी आप अपने ज़ाती नाम से, अपने पर्सनल नेम से बिजनेस करेंगे, अपने पर्सनल नेम पे कोई दुकान डालेंगे, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। आप बैंक को से लोन लेते हैं तो बैंक इवन कि आपके पर्सनल बैंक अकाउंट तक में छापा मार के कहेगा मुझे मेरे पैसे वापस करो, लेकिन कंपनी में ये लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अगर किसी ने टाइप करना है तो प्लीज टाइप कर दें। ए सर, आपका क्वेश्चन हो गया? एड्रेस समाज सेवक, कोई क्वेश्चन? सपोज मी अरशद। सर एक चीज एक रिक्वेस्ट है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, कि जी इज इट पॉसिबल कि सेशन में हम एक टॉपिक कवर करें देन विल टेक सेशन, क्योंकि व्हाट आई एम नोटिसिंग कि फर्स्ट क्लास में भी बहुत हेयर एंड देयर हो जाता है, लाइक जी, मुझे टॉपिक आइडिया है, कभी इधर लेकिन निकलता है कभी। हमें हमें थोड़ा सा, मैं कोशिश करूंगा टू द पॉइंट रख के हम लोग इस पे चलें, तो हमें क्वेश्चन पूछना पड़ते हैं क्लास के बीच में। ठीक है, द रीज़न भी है कि ये अदरवाइज इसके बगैर मुझे भी नहीं पता होता आपको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं, और आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। हाउएवर, पिछले वाला टॉपिक हमने टैक्स रेजिडेंट को पढ़ा था। टैक्स रेजिडेंट की क्या डेफिनेशन मैंने बताई थी, क्या क्या चीज़ें टैक्स रेजिडेंट में आती हैं ज्यूडिकल पर्सन के केस में। जल्दी से उसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर हम आगे आज की क्लास में चलते हैं। सोहेल साहब बताएंगे? जी, यासिर, यासिर सॉरी। नगोरी। सर मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट थी कि एक दफ़ा एक टॉपिक कवर हो जाए, उसके बाद अगर कोई सवाल जवाब का एक सेशन ले लिया जाए तो वो ज़्यादा जी मुनासिब नहीं है? इंशाल्लाह ताला। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा चलें, इसको आप जो है वो प्लीज़ फिल वक्त हम लास्ट क्वेश्चन टॉपिक को ज़रा जल्दी से कोई ओवरव्यू मुझे दे दें ताकि हम आगे चल सकें। सो रेजिडेंट पर्सन का सर हमने ये पढ़ा था कि इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक जुडिशियल पर्सन है विच इज अ कंपनी, और एक इंडिविजुअल है। जुडिशियल पर्सन अगर वो रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है यूएई में, तो शोर शॉर्ट वो टैक्स रेजिडेंट है। बट इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड एंड द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज इन यूएई, लाइक कहीं किसी और कंट्री में रजिस्टर्ड है बट मैनेजमेंट कंट्रोल यूएई में बेस करता है, देन इट्स ऑल्सो अ टैक्स रेजिडेंट। इंडिविजुअल के केस में अगर वो बिजनेस कर रहा है यूएई में और टर्नओवर 1 मिलियन से ऊपर है, then we'll consider कि वो टैक्स रेजिडेंट है या नहीं है। एंड इफ इट इज स्टिल 1 मिलियन से ऊपर जाता है एंड नेट प्रॉफिट स्टिल रिमेन्स 375,000 लेसर, तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, बट स्टिल इट्स अ टैक्स रेजिडेंट। मैं ज़रा इसका जल्दी से ओवरव्यू देता हूँ इन 1 मिनट। टैक्स रेजिडेंट
मैंने आपको ज्यूडिकल पर्सन और नेचुरल पर्सन का डिफरेंस समझाया था। नेचुरल पर्सन अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बिजनेस कर रहा होता है, जबकि ज्यूडिकल पर्सन स्पेशली कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी तस्वर की जाती है। अब जो टैक्स रेजिडेंट पर्सन है, ज्यूडिकल पर्सन के केस में कौन टैक्स रेजिडेंट होता है? ऐसी कंपनी जो यूएई में इनकॉर्पोरेटेड हो, या वो इनकॉर्पोरेटेड तो यूएई से बाहर हो लेकिन उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में हो। दोनों में से कोई एक कंडीशन मीट हो जाए तो वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट तस्वर होती है। इसके बाद मैंने बात की थी नेचुरल पर्सन। नेचुरल का पर्सन के केस में जो शख्स बिजनेस एक्टिविटीज कर रहा हो इन यूएई और उसका रेवेन्यू टर्नओवर 1 मिलियन से ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पे मैंने बिजनेस एक्टिविटीज पढ़ाते हुए आपको ये भी बताया था कि एम्प्लॉयमेंट, इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट और पर्सनल इन्वेस्टमेंट, ये तीनों चीजें बिजनेस एक्टिविटीज में शामिल नहीं होती। यहाँ तक हमारा टैक्स रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं टैक्स नॉन रेजिडेंट पे। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं? नो सर। ओके, अब हम आ जाते हैं टैक्स नॉन रेजिडेंट पे। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि टैक्स रेजिडेंट आपको क्लियर हो गया है, टैक्स नॉन रेजिडेंट से क्या मुराद लेंगे आप? क्या आपके लिए कोई डिफाइन करना आसानी होगी टैक्स रेजिडेंट के बाद? मे भी नो अगर मैं आप सर, लोगों से वाइस पूछूं, वर्सा। मे भी आप लोग में से अगर मैं 99% या ऑलमोस्ट 100% कहें कि ठीक है, आपने हमें टैक्स रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन समझा दी है, जो टैक्स रेजिडेंट नहीं है वो टैक्स नॉन रेजिडेंट है, आप में से नॉर्मली यही कहेंगे। लेकिन ये गलत है। ऐसा नहीं है कि जो टैक्स रेजिडेंट नहीं है वो टैक्स नॉन रेजिडेंट है। तो जैसे हिंदुस्तान में एक नहीं दो कौमें आबाद हैं, इसी तरह से यहाँ पे दो नहीं 3 कौमें आबाद हैं। एक टैक्स रेजिडेंट पर्सन, एक टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन और एक आउट ऑफ स्कोप पर्सन। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि फ़र्ज़ करें एक बंदा पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान में बिजनेस करता है, यूएई से कोई उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, यूएई में कंपनी नहीं है, यूएई में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट नहीं है, यूएई में उसका कोई है ही नहीं, कोई बिजनेस ही नहीं है। क्या यूएई के टैक्स लॉ को ज़रूरत है कि वो उस बंदे को डिफाइन करे, उस बंदे को डिस्कस करे, बताए कि उस पर टैक्सेशन कैसे लगेगी, जिसका यूएई से कोई लेना देना ही नहीं है? द आंसर इज नो। यूएई के टैक्स लॉ के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इररेलेवेंट पर्सन को डिस्कस करे, जिसका यूएई की ना कोई इनकम है, ना यूएई में कोई एक्सपेंस है। तो हम अगर मैं टैक्स नॉन रेजिडेंट को डिस्कस करूंगा तो मैं ये कहूंगा, एक ऐसा शख्स जो पॉइंट नंबर 1 यूएई का टैक्स रेजिडेंट ना हो, ऊपर वाली डेफिनेशन ना मीट करता हो, वो ऐसी कंपनी ना हो जो यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है, वो ऐसी कंपनी ना हो जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में हो, वो ऐसा नेचुरल पर्सन ना हो जो यूएई में बिजनेस एक्टिविटीज करे और उसका रेवेन्यू 1 मिलियन से ऊपर हो। पहली कंडीशन ये है कि वो यूएई का टैक्स रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, वो यूएई का टैक्स रेजिडेंट ना होने के बावजूद किसी ना किसी तरह यूएई के टैक्स लॉज से कनेक्टेड हो, कोई ना कोई उसका टैक्स का तल्लुक हो, टैक्स से उसका यूएई के टैक्स से कोई ना कोई तल्लुक। ये तल्लुक क्या हो सकता है हम देखते हैं। तो पहली चीज टैक्स रेजिडेंट पर्सन आपको पढ़ा दिया, उसके बाद मैंने आपको बताया टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन। टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन मैंने आपको बताया एक ऐसा शख्स, एक ऐसी कंपनी जो पॉइंट नंबर 1 यूएई नंबर का टैक्स रेजिडेंट नहीं है, पॉइंट नंबर 2 उसका टैक्स रेजिडेंट ना होने के बावजूद यूएई के टैक्स लॉ से कोई ना कोई तल्लुक होना चाहिए, कोई ना कोई वास्ता होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है वो कैसा तल्लुक वास्ता हो सकता है कि यूएई का टैक्स रेजिडेंट ना होने के बावजूद वो यूएई के टैक्स एप्लीकेबिलिटी उस पे हो। नॉर्मली तीन ऐसी रीजन है जिसमें एक बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट तो नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद उसका कोई ना कोई तल्लुक वास्ता जरूर होता है यूएई के टैक्स लॉ से। 3 चीजें, अभी इसको हम लोग एज इट इज पढ़ रहे हैं, डिटेल में बाद में जाएंगे, सिर्फ ऐसे ही याद रखना है। पहली चीज है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। सेकंड रीजन हो सकती है ड्राई स्टेट सोर्स इनकम। थर्ड रीजन हो सकती है नेक्सस इन यूएई। 3 चीजें ऐसी, 3 वजूहात हैं
जिनकी वजह से एक शख्स जो यूएई का टैक्स रेजिडेंट नहीं है, इसके बावजूद यूएई के टैक्स से कोई ना कोई तल्लुक वास्ता उसका इस्टेब्लिश हो जाता है और वो यूएई का टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन कहलाता है। सबसे आसान से शुरू करते हैं। पहला है, सबसे आखिर में लिखा हुआ है नेक्सस। नेक्सस को पढ़ते हैं। नेक्सस से क्या मुराद है? नेक्सस से मुराद है इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्सस से मुराद है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, अब सवाल क्या है, सुनिए बहुत तवज्जो से। सवाल यह है कि एक कंपनी पाकिस्तान में है, कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी पाकिस्तान में है, कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन भी पाकिस्तान में है, कंपनी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी यूएई में नहीं है, लेकिन उस कंपनी ने यूएई में एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ले ली, एक बिल्डिंग ले ली। ये बिल्डिंग नेक्सस कहलाएगी, पाकिस्तानी कंपनी का नेक्सस कहलाएगी। अब कंपनी, पहली कंडीशन देखें। पहली कंडीशन मैंने आपको बताया था, उस शख्स को, उस कंपनी को यूएई का टैक्स रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। क्या ये कंडीशन मीट हो रही है? कंपनी पाकिस्तान में, कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में, तो कंडीशन मीट हो रही है, वो कंपनी यूएई की टैक्स रेजिडेंट नहीं है। सेकंड चीज, मैंने आपसे कहा था कि कोई ऐसी रीजन निकल आई, कोई ऐसा तल्लुक एस्टेब्लिश हो जाए कि यूएई के टैक्स लॉज से कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर बिल्कुल कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, कंपनी पाकिस्तान में है, कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में है, कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन पाकिस्तान में है, कंपनी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, सब कुछ पाकिस्तान में है, तो वो आउट ऑफ स्कोप है। लेकिन जब उसने यूएई में एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ले ली, तो ये थर्ड रीजन एस्टेब्लिश हो गई, उसका एक नेक्सस बन गया, उसका यूएई से एक तल्लुक एस्टेब्लिश हो गया, एक ऐसा तल्लुक एस्टेब्लिश हो गया इस नेक्सस की वजह से। इमूवेबल प्रॉपर्टी, नेक्सस मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी लेने की वजह से कि वो अब यूएई की टैक्स नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। ठीक है, इससे पहले क्या थी? इससे पहले थी आउट ऑफ स्कोप, अब बन गई है, अब नेक्सस बन गया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? किसी का कोई ऑब्जेक्शन है तो पूछे, कोई क्वेश्चन? सर इससे प्रॉपर्टी होगी तो ही नेक्सस खिलाएगा या कोई भी अदर इंटरेस्ट आल्सो ऑन नेक्सस? ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके बाद सेकंड चीज देखते हैं। अब हम डिराइव स्टेट सर छोड़ते हैं, ये तुमको हम बाद में एक्सक्यूज सर, जी जी रिजवान, चलो ठीक है सर, चलो ठीक है सर, बस राइट सर। क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा, पहले पे आ जाते हैं, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पे। रिजवान मैं आपको आगे टाइम दे देता हूँ, ठीक है? अब चलो ठीक है परमानेंट सर। एस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, कोई ऑफिस, कोई फैक्ट्री, कोई वर्कशॉप, कंपनी पाकिस्तान में है, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में है, उसके ऑपरेशन पाकिस्तान में है, सब कुछ पाकिस्तान में है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी लाएगी, वो यूएई की टैक्स नॉन रेजिडेंट बनेगी और उसे नेक्सस कहेंगे। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं लेती, तो एक और रीजन हमने देखी, जिसे कहा जाता है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से भी एक कंपनी यूएई की टैक्स नॉन रेजिडेंट बन सकती है। वो रीजन क्या है? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है? उसने यूएई में कोई ऑफिस ले लिया, कोई फैक्ट्री लगा ली, कोई ब्रांच ओपन कर ली, सही? ये मुराद है यूएई टैक्स नॉन रेजिडेंट से। अच्छा, ये मुराद है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से। अच्छा, अगर मैं परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा अपने अल्फाज में लाना चाहूँ, तो मैं आपको बताऊं उससे क्या मुराद लूंगा, क्या अल्फाज लूंगा। आप अगर अपने किसी साथी को, अपने किसी दोस्त को ये कह सकें कि आपकी कंपनी यूएई में नहीं है, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी यूएई में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं यूएई में बिजनेस कर रहा हूँ, मैं यूएई में बिजनेस कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपका ऑफिस यूएई में है, एक, चाहे रेंट पे ले आओ, तो आप कहेंगे ना कि हाँ यार, आप अपने दोस्तों में कहेंगे हाँ मेरा तो एक ऑफिस यूएई में भी है, मेरी वहां पे एक फैक्ट्री मौजूद है, एक वर्कशॉप मौजूद है। इसे कहते हैं परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होना। जी, ई शॉप।
सर द क्वेश्चन इज के जो नेक्सस है उसमें भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और एक ऑफिस फैक्ट्री या वर्कशॉप वो भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो क्या हम इनको भी नेक्सस कह सकते हैं इसमें काइंडली? नेक्सस से मुराद सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल सबसे सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद नॉर्मली मैं जब बात करता हूं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी की के डॉक्यूमेंट्स होना, फैक्ट्री उसमें नहीं आएगी, रियल एस्टेट में नहीं आएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद यहाँ पे रियल एस्टेट है। हाँ, ये कह लें किसी हद तक बाज़ औक़ात ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं। अच्छा, लेकिन एक और बात याद रखें, मैंने आपको रेजिडेंट पर्सन पढ़ाते हुए पढ़ाया था कि नेचुरल पर्सन के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं होता। ये वाला रूल नेक्सस के केस में भी होल्ड करता है। यानी अगर एक पाकिस्तानी, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आपने सुना होगा, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, तो नेचुरल पर्सन अगर यूएई में इमूवेबल प्रॉपर्टी ले लेता है तो इवन देन दैट इज नॉट अ नेक्सस। ठीक है, ये सिर्फ जुडिकल पर्सन के लिए। जो नेक्सस वाली कंडीशन है ना, ये सिर्फ कंपनी के केस में है, नेचुरल पर्सन के केस में नहीं है। नेचुरल पर्सन बालिहाज नेक्सस कभी भी टैक्स नॉन रेजिडेंट नहीं बनता। फर्ज करें आपने पाकिस्तान में रहते हुए यूएई में कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, स्टिल यू आर आउट ऑफ स्कोप, आप टैक्स नॉन रेजिडेंट नहीं बने। हाँ, कोई मोबाइल यूज कर रहा है क्या? मसला है खुशहाल। अच्छा, इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन? रिजवान, आप कुछ कह रहे थे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि ये जो नेक्सस है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, सर ये फिर किस तरह रिलेट करता है टैक्स से? जब एक कंपनी का यूएई में इमूवेबल प्रॉपर्टी मौजूद है, इस पे उस कंपनी को दो तरह के गेन आ सकते हैं। एक तो वो रेंट कमा सकती है, सेकंड कैपिटल गेन, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई, उसे प्रॉफिट हुआ। तो नेक्सस एक तल्लुक एस्टेब्लिश हो गया ना। ठीक है रिजवान। सर मेरा अभी यही सवाल था कि जो नेक्सस था, वो तो आपने डिस्कस किया था कि ये रियल इन द सेंस ऑफ रियल एस्टेट में मतलब वो आ रहा है, तो फिर ओवरलैप जब बढ़ जाए तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम रेजिडेंट बन जाते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के देखें, हवाले ये से। तमाम चीजें आती हैं टैक्स नॉन रेजिडेंट के लिहाज से। ये वजूहात हैं। वजूहात दोनों एट अ टाइम भी हो सकती हैं, उनमें से एक भी हो सकती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नेक्सस हो या परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो, आप टैक्स नॉन जी रेजिडेंट सर। मान। ये अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, ओवरलैप कर सकती हैं। ठीक है, यस अच्छा सर, नवाज। ठीक है सर, ठीक है। सर जिस तरह आपने थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही थी, अगर आप ये जुडिकल नहीं होता है तब ये नेक्सस जो होती है वो रेजिडेंट में आएगी, और जब ये रियल यानी कि नेचुरल पर्सन में आएगी तब ये रियल एस्टेट में आएगी, और ये उसमें एक मिनट, रियल एस्टेट सर इन्वेस्टमेंट नेचुरल पर्सन के लिए बिजनेस कंसीडर नहीं होता, ये जी पर्सनल जी जी इन्वेस्टमेंट होता है। रियल एस्टेट चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, रियल एस्टेट नेचुरल पर्सन के लिए बिजनेस होता ही नहीं है, ये उसकी पर्सनल जी जी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल होती है। तो सर। नेचुरल पर्सन को रेजिडेंट के केस में भी आपने, नेचुरल पर्सन के केस में आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को बिजनेस कंसीडर नहीं करना, चाहे रेजिडेंट के लिहाज से चाहे नॉन रेजिडेंट के लिहाज से। ये आउट ऑफ स्कोप, कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा ही नहीं। ठीक है। सर अच्छा, तो जुडिकल पर्सन अगर पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी, एक मिनट, पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी ने यूएई में रियल एस्टेट खरीद ली, वो कंपनी टैक्स नॉन रेजिडेंट बनेगी, नेचुरल पर्सन नहीं बनेगा। सर सर जी थैंक यू सर। वेलकम। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का अगर मैं जिक्र करूं, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसमें ऑफिस आ गया, फैक्ट्री आ गई, वर्कशॉप आ गया, ब्रांच, इंस्टॉलेशन। अच्छा, मैं इसको अगर अपने अल्फाज में आसान जुबान में बताऊं, एक तो वो कॉन्सेप्ट है ना जो बुकिश लैंग्वेज है, एक वो है जो कि मैं अपने पर्सनल अल्फाज में बताना चाहूँगा। आप जब
पाकिस्तान में अपने दोस्तों को कह सकते हैं कि मैं यूएई में बिजनेस कर रहा हूँ, यूएई में मैं टैक्स रेजिडेंट नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं यूएई में बिजनेस कर रहा हूँ, तो आप यूएई के टैक्स नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। मिसाल, आवाज नहीं आ मिसाल के रही तौर पे है। आप मिसाल के तौर पे देखें, आपने यूएई में कोई ऑफिस इस्टेब्लिश कर लिया, कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली, क्या आप पाकिस्तान में रहते हुए अपने दोस्तों को कह सकते हैं कि यस मैं यूएई में बिजनेस कर रहा हूँ? यस सर। कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये वाली चीज़ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट की चीज़ बाद औक़ात जजमेंटल हो जाती है। मिसाल, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई वर्कशॉप नहीं है, कंपनी पाकिस्तान में है, कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी पाकिस्तान में है, लेकिन आपके 4 क्लाइंट्स यूएई में। अब ज़रा बताना, आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आप टैक्स की सर्विसेज देते हैं, आपके क्लाइंट्स यूएसए में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, 4 क्लाइंट्स यूएई में भी हैं, क्या आप कह सकते हैं मेरा यूएई में बिजनेस? सर अगर जहाँ तक क्लाइंट का है तो क्लाइंट तो आई थिंक वो हम नहीं कह सकते कि हमारा बिजनेस है, क्योंकि बेहतरीन, और आप नहीं जिसके कह सकते, ज़बरदस्त, सर ठीक है। अच्छा, अब नवाज शाकिर साहब लाइन पे रहिएगा, मैं आपसे बाकी क्वेश्चन भी आप ही से पूछ रहा हूँ। पहले में तो आपका पॉइंट ठीक हो गया, सिर्फ क्लाइंट होने की बेसिस पे आप नहीं कह सकते मेरा यूएई में भी बिजनेस है, ठीक है, ऐसे तो हर सर फ्रीलांसर ही कहेगा, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि आपने यूएई में आपकी कंपनी है आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली, ठीक है, वेब डिजाइनिंग हो गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सर गई, सर 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 आपने 4 बंदे, आपने अपने 4 मेंबर जो कि सेल के बंदे भी उसमें शामिल हैं और वेब डिजाइनिंग वाले भी हैं, वो यूएई में रखे हुए हैं, सर ठीक है, वो परमानेंटली यूएई में रहते हैं। यूएई सर में वो क्लाइंट, आपकी सेल की टीम यूएई में जाके लोगों से मुलाकात करती है, क्लाइंट विन करती है, यहीं पे आपकी सेल वेब डिज़ाइनिंग फोर्स भी मौजूद है, वो वेबसाइट बना देती है इधर ही से। कंपनी आपकी पाकिस्तान में है, लेकिन सर सर आपने 4 बंदे यूएई में हायर किए हुए हैं, जो आपकी सेल टीम भी है वो भी इधर मौजूद है, ऑपरेशन भी इधर मौजूद है। सर क्या आप कह सर सकते हैं मेरा यूएई में बिजनेस है? ये सर बीइंग दे आर माय दे आर नॉट माय क्लाइंट, दे आर माय मेंबर्स, सो हम कह ये आप सकते कह हैं सकते हैं, कि हम जी हम कह सकते हैं कि हम बिजनेस है सर। ठीक है, कोई इससे एग्री ना करता हो, एनी जजमेंटल लॉजिक है तो बिल्कुल है, नहीं ऑफिस नहीं भी है अगर, हाँ, लेकिन कह सकते हैं कि ऑफिस में आ जाएगा, लेकिन ऑन ग्राउंड उन्होंने कोई ऑफिस ओपन नहीं किया हुआ, आपकी टीम इधर मौजूद थी, आपने कहा आपका यूएई में बिजनेस है, यस, सर दे आर जनरेटिंग आपका एक रेवेन्यू सर, वो बिल्कुल रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है इस परमानेंट वजह से। एस्टेब्लिशमेंट गया, ठीक है। जी नवाज, जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने लगा हूँ, आपकी सर आईटी टीम है, सर पाकिस्तान में आपका सारा स्टाफ रहता है, सर आपका आपके क्लाइंट्स हैं अमेरिका और यूके के, अमेरिका और इंग्लैंड के। सर अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपने जो अपनी अकाउंटिंग, आपकी कंपनी आईटी की है, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आपकी टीम या सर पाकिस्तान में है या इंग्लैंड में है या अमेरिका में है, यूएई में कोई मेंबर नहीं है, आपको एक ठीक हो गया सर। अकाउंटेंट ज़रूरत पड़ता है, आपको एक अकाउंटेंट ज़रूरत पड़ता है अपनी कंपनी के लिए, वो आप यूएई से हायर कर लेते हैं। क्या अब आप कह सकते हैं कि आपका यूएई में बिजनेस है? नो सर। द रीजन बीइंग वो वाला पर्सन कोर मार्केटिंग का बंदा भी नहीं है और कोर ऑपरेशन का बंदा भी नहीं है, वो एक सपोर्ट स्टाफ है, आपने यस सर। अपना एक एम्प्लॉय हायर कर लिया, ठीक है। अच्छा, सर लेकिन बिल्कुल अगर सर। इधर आपने ये वाला सेल्स मार्केटिंग का बंदा हायर किया होता यूएई में, या आपने कोई ऑपरेशनल बंदा हायर किया होता, तो फिर आप कहते हैं कि आपका यूएई में बिजनेस है, ठीक है। यू बिजनेस है बिल्कुल, श्योर सर सर। ये यस वाला सर। पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का, ये कॉन्सेप्ट फिक्स्ड और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का, ये कॉन्सेप्ट जजमेंटल है, ठीक है। हाँ, लेकिन जब आप जॉब सर में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, थैंक यू नवाज साहब, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे या आप कहीं कहीं कंसल्टेंसी दे रहे होंगे, तब फिक्स्ड और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए आपने वो वर्डिंग यूज़ करनी है जो लिखी हुई है लॉ में, फिक्स्ड और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, अगर कोई ऑफिस हो, अगर कोई वर्कशॉप हो, अगर कोई ब्रांच हो। लेकिन अगर आपने क्लाइंट को कंसल्टेंसी दे के जज करना है, आपने खुद बताना है कि ये परमानेंट इस्टेब्लिश बनी है या नहीं,
तो ये डेफिनेशन जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी ईजाद करदा है, जो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यूज़ करता हूँ मैं, आपने ये यूज़ करनी है। आपने ये देखना है कि क्या ये वाला बंदा कह सकता है कि मैं यूएई में बिज़नेस कर रहा हूँ या नहीं कह सकता। अच्छा, इसको हम सर थोड़ा-सा मज़ीद डिटेल में जाते हैं, ठीक है? नवाज़ साहब दोबारा ज़रा लाइन पकड़ेंगे, एक क्वेश्चन और सर एक दो और पूछते हैं। आप पाकिस्तान में हैं, आपकी वही आईटी कंसल्टेंसी की कंपनी है, आप पाकिस्तान में रहते हैं, सारा आपका स्टाफ पाकिस्तान में है, क्लाइंट आपके वर्ल्ड वाइड हैं, पूरी दुनिया से। आप सर क्लाइंट ढूँढने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में विज़िट करते हैं, 2 महीने आप गए इंग्लैंड में, फिर आप यूएई में आए, फिर आप यूके में गए। आप 1 महीना यूएई में रुकते हैं, क्लाइंट ढूँढते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। क्या अब आप कह सकते हैं आपका यूएई में बिज़नेस? सर ये तो पार्शियल एज ए पार्शियल आ जाता है, तो इसको बिजनेस तो नहीं कहेंगे कि यूए में बिजनेस है। नहीं नहीं नहीं, ये आप बिजनेस नहीं होगा वो, नहीं नहीं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट सर चीज़ है, जो मैं आपसे मतलब एक क्वेश्चन कह रहा हूँ, उसका वही आंसर मुझे मिल रहा है, जो मैं सुनना चाह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब देखें, आप परमानेंटली यूएई में रहते हैं, आपका काम है इधर लोगों से मिलके क्लाइंट ढूँढना, यूएई को स्पेसिफिक आपने टारगेट पे रखा हुआ है। हाँ, कभी-कभार आप छुट्टी पे चले जाते हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप यूएई में रहते हैं नॉर्मली। क्या अब आप कह सकते हैं आपका यूएई में बिज़नेस है? यस सर, श्योर, व्हाई नॉट सर। बस ये रूल आपने अप्लाई करना है, ठीक है? सर अच्छा, कई चीज़ें जो लॉ में ये एग्ज़ाम्पल लिखी हुई हैं, ये जो आपके सामने कोई आपने माइन खरीद ली है, ठीक है? ऑयल के कुएँ खरीद लिए हैं तेल के। ये वो चीज़ें हैं जिसमें ऑटोमैटिकली आपको पता चल जाता है कि हाँ, मेरी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है। अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई आपकी टीम आती है इधर, महीने के लिए बिल्डिंग पे काम करती है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे काम चली जाती है, वापस चली जाती है, तो वो बिज़नेस नहीं है। लेकिन अगर उस कंस्ट्रक्शन को 6 मंथ से ज़्यादा टाइम लग रहा है, कोई साल चलना है कंस्ट्रक्शन में, तो फिर इसको भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में शामिल किया जाता है। अच्छा, इसको अगर आपकी एक आईटी टीम है, वो यूएई में आई है, स्पेशल विजिट पे आई है, उसने किसी एक क्लाइंट पे कोई सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना है, महीना यूएई में गुजारती है, दिस इज नॉट अ बिजनेस। लेकिन अगर उसने इधर 4 साल गुजारनी है, देन दैट इज अ बिजनेस, दैट इज अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। यस सर। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट होपफुली इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा, अब सुनिए एक बात, यूएई के बल्कि लॉज की जब भी बात करता हूँ, लॉज एंड रेगुलेशंस, एक और लॉ में मैं थोड़ा-सा टच लाज़मी देता हूँ क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं पिछले 6 साल से यूएई में हूँ, तो मैं ये उसके लॉज़ एंड रेगुलेशन के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको बताऊँगा, जो मेन टैक्स से रिलेट नहीं करती, ठीक है? वो ये, सुनिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट। जब आप पाकिस्तान में बिज़नेस करते हैं, आपने देखा होगा, कई दोस्त क्या करते हैं, देहातों में स्पेशली, घर के बाहर बोर्ड लगाया, सस्ता बाज़ार, और बिज़नेस शुरू हो गया, ऐसे ही होता है ना? जी जी लेकिन अगर आपने यूएई में बिजनेस करना है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। जैसे आप पाकिस्तान में ड्राइव करना है ना, ड्राइविंग करनी है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, यूएई में बिजनेस जी करना है तो आपको यूएई में ट्रेड लाइसेंस चाहिए। सर एक सवाल, जी पूछिए। जैसे एक बंदा है कंसल्टेंट ऑफिस चला रहा है, ठीक है, ठीक है, उसका एक दोस्त है, वो भी यूएई का टैक्स जानता हो, और वो उससे ये कहता है कि तुम क्लाइंट लाओ, ठीक है, और ना उसका ऑफिस है, वर्चुअली वो उसका ऑफिस यूज करता हूँ, वहाँ मीटिंग वगैरह करवाता हूँ, लेकिन टैक्स उस बंदे से करवाता हूँ जो कि उसके एम्प्लॉय ना हो। उस बेस में क्या कहेंगे आप? सॉरी, बिजनेस है। दोबारा पूछिए। एक बंदा है, उसका ऑफिस है कंसल्टेंसी का, ठीक है, अब उसने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है और एक अपना दोस्त है, उसको एम्प्लॉय नहीं रखा हुआ, लेकिन वो उसको टैक्सेशन आती है यूएई की, वो उससे कहता है तुम क्लाइंट लाओ और मेरे ऑफिस में डील करो और तुम क्लाइंट को देखते रहो, लेकिन जो फीस बनती जो है उससे बंदा क्लाइंट को दो जो और बंदा कमीशन क्लाइंट देखते। लाता है, वो कहाँ पे जी है? जी, वो यूएई में ही है उसका बंदा। देखिए, आपने ऑपरेशन में
और सेल्स, दोनों को आपने वो कोर बिजनेस के 2 एलिमेंट कोर हैं, एक सेल्स एंड एक ऑपरेशंस, बाकी सपोर्ट स्टाफ होता है। अगर सेल का बंदा परमानेंटली यूएई में मौजूद है तो इसको भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट तस्वुर मीन्स किया इसकी जाएगा। जॉब नहीं है, वो उसके साथ ही बैचमेंट में रहता हो और उसको टैक्स आता हो और वो उससे काम ले रहा हो, कमीशन बेस में उसको दे रहा हो। बिल्कुल, इवन देन देखें, ये जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, ये कई जगहों पे जजमेंटल हो जाता है, और जजमेंटल में होते हुए मैं बताऊं इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू जज, लेकिन कई जगहों पे जब चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं, ऐसे हो सकता है कि 2 बंदों के ओपिनियन में डिफरेंस आ रहा हो, तो डेफिनेटली प्रिवेल टैक्स अथॉरिटीज़ का ओपिनियन करेगा। लेकिन ये जो आपने एग्जांपल दिया है, इसमें बड़ा क्लियर है कि ये वाला बंदा यूएई में बिजनेस कर रहा है, बेशक उसने किसी पार्टनर को बाहर रखा हुआ है, कमीशन दे के किसी और से काम करवा रहा हो, लेकिन वो यूएई में मौजूद है, तो बाकी आउटसोर्सिंग वगैरह तो होती रहती है, दैट्स वेरी कॉमन। ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर आपको जो बात बता रहा था वो ये कि अगर कोई बंदा यूएई में बिजनेस करना चाहते हैं तो एक और लॉ है, कमर्शियल लॉ, वो आपसे ये कहता है आपने उसका ट्रेड लाइसेंस लेना है। ट्रेड लाइसेंस, जैसे पाकिस्तान में गाड़ी ड्राइव करने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, यूएई में बिजनेस करने के लिए ट्रेड लाइसेंस चाहिए। ट्रेड लाइसेंस से बिजनेस से क्या मुराद होगा? कमर्शियल लॉ की नज़र में बिजनेस क्या है? हर वो चीज़ जो एम्प्लॉयमेंट ना हो और इतना फ्रीक्वेंटली हो रही हो, कोई ऐसी चीज़ जो एम्प्लॉयमेंट नहीं है और आप बहुत फ्रीक्वेंटली करके पैसे कमा रहे हैं, वो बिजनेस है। ये किसकी डेफिनेशन है? कमर्शियल लॉ की। टैक्स की तो अपनी डेफिनेशन है ना लॉ की, कि कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, नेचुरल पर्सन के लिए कुछ चीज़ों को बिजनेस से निकाल दिया, लेकिन कमर्शियल लॉ ने एक डेफिनेशन दी, वो आपको बताती है आपने ट्रेड लाइसेंस कब लेना है। वो ये कहती है कि जब भी आप यूएई में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है और वो इतना रेगुलरली फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, तो आपने ट्रेड लाइसेंस लेना है। ट्रेड लाइसेंस लिए बगैर आप नहीं कर सकते। आपने वन टाइम गोल्ड बेच दिया, नो वरीज, आप डेली बेसिस पे आपकी रूटीन है, आप एक दुकान से गोल्ड लेते हैं, दूसरी पे बेचते हैं, एक जगह से गोल्ड खरीदते हैं, दूसरी जगह पे बेचते हैं, अब ये बिजनेस है और आपने ट्रेड लाइसेंस लेना है। सही। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो ट्रेड लाइसेंस है ये क्या होता है? ट्रेड लाइसेंस से मुराद बाकायदा एक परमिशन लेनी होती है, आपने एक लाइसेंस लेना होता है। ये जो लाइसेंस लेते हैं ये आप किसी कंपनी खोल के भी ले सकते हैं और सोल इस्टेब्लिशमेंट की केसेस में भी ले सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है आप कहें कि मैंने कंपनी खोली है, कंपनी ABC, आपको कंपनी के नाम पे ट्रेड लाइसेंस मिलेगा, या आपको अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप कहते हैं मैं खुद पर्सनली बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे सोल इस्टेब्लिशमेंट वाला लाइसेंस चाहिए, वो भी हो सकता है। ठीक है। एक आपको ये जो ट्रेड लाइसेंस होता है ये आपकी बिजनेस एंटिटी को भी डिफाइन करता है। समझ आ रही है सबको? ये सर चीज़ थोड़ा सा ये वाली चीज़ बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप यूएई के एनवायरनमेंट को भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा समझें टैक्स लॉज के साथ साथ। ये आपके सामने ट्रेड लाइसेंस नज़र आ रहा है, मैंने या अथॉरिटीज़ के पास कि मैंने ये वाली एक्टिविटी करनी है। ये ट्रेड लाइसेंस कैसे निकलता है इसको भी हम देखेंगे। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की और टैक्स कंसल्टेंसी की एक्टिविटी करनी है यूएई में रहते हुए, ठीक है, आउटसाइडर नहीं। अगर मैंने रहते हुए ये एक्टिविटी करनी है तो मुझे ट्रेड लाइसेंस बना के दें। ये जो मैंने ट्रेड लाइसेंस बनाया है इसमें लीगल टाइप में लिखा हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है ये ट्रेड लाइसेंस, लेकिन ये ट्रेड लाइसेंस लिया गया है कंपनी ओपन करके। अच्छा, अगर फर्ज करें इधर लिखा होता सोल एस्टेब्लिशमेंट, इसकी जगह पे लिखा हो सकता था सोल एस्टेब्लिशमेंट, तब भी मैंने ट्रेड लाइसेंस लिया, लेकिन वो मैंने अपने नाम पे लिया है, खुद पर्सनल कैपेसिटी में सोल एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे बिजनेस करने के लिए। इसकी जगह पे पार्टनरशिप भी लिखा हो सकता था, जनरल पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनरशिप, तो ये ट्रेड लाइसेंस लाजमी हो जाता है। अच्छा, अब फर्ज करें आपने कहा कि मैंने, अब ज़रा हम इसको टैक्स लॉज को और इस रूल को ज़रा मिला के पढ़ते हैं। हमने पढ़ा टैक्स लॉज में
पॉइंट नंबर 1, ऑफिस। आपने ऑफिस लेना है या आपने कोई फैक्ट्री लगानी है। मुझे ये बताएं, आपकी कंपनी पाकिस्तान में है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि ABC प्राइवेट लिमिटेड ने सोचा मैंने UAE में फैक्ट्री लगानी है, क्या उसे ट्रेड लाइसेंस लेना होगा? 100% सर। 100% लेना होगा। उसने ट्रेड लाइसेंस लिया, फैक्ट्री लगाने के लिए उसका नाम रखा ABC LLC, ABC LLC। लेकिन ये जो ट्रेड लाइसेंस उसने लिया ये कंपनी का ले लिया, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, उसके नाम पे फैक्ट्री लगाई, क्या वो टैक्स नॉन रेजिडेंट बनेगी? रेजिडेंट बनेगी, रेजिडेंट हो जाएगी ना सर। होगी सर। हुआ ये कि आपने, वैसे तो मैंने आपको जनरल रूल पढ़ाया है कि ये जो ऑफिस है, फैक्ट्री है, ये अगर किसी की UAE में मौजूद है तो वो टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन बनेगा। लेकिन आपने ट्रेड लाइसेंस लेते हुए एक कारनामा सर अंजाम दिया, वो ये कि आपने इधर कंपनी बना दी। अब ये जो फैक्ट्री है ये उस कंपनी के नाम पे नहीं है जो पाकिस्तान में है, बल्कि उस कंपनी के नाम पे है जो UAE में। कंपनी आपको पता है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो पाकिस्तानी कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, UAE की कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई। अब ये जो फैक्ट्री है UAE में, ये उस कंपनी के नाम पे है जिसकी इनकॉर्पोरेशन UAE में हुई हुई है। एज अ रिजल्ट ये टैक्स रेजिडेंट बन गई है। तो ये जो डॉक्यूमेंट होगा ट्रेड लाइसेंस, ये आप अक्सर देखेंगे आगे काम करते हुए, और ये UAE के आपकी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन के दौरान कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करते हुए आप बार बार देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं स्टेट सोर्स इनकम पे। सर अच्छा, ये टेस्ट हैं, मैं इधर आपको एक बात बताऊं, ये जो 4 टेस्ट हैं ये मुश्किल ज़ुबान में है, लेकिन मैंने आपको इसमें एक्चुअली एग्जांपल दी गई है कि 4 टेस्ट हैं जिन तरीक़ों से आप ये परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट को जज कर सकते हैं। उन्होंने एक लाइट दी हुई है, ये आप खुद, जो मैंने आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई है उससे आप जज कर लेंगे। इतनी मुश्किल वर्ड, मुश्किल टर्मिनोलॉजी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज़ सर इन्होंने बताई हुई है। आप वैसे भी, एक मिनट दें, ये आप वैसे भी जज कर सकते हैं कि यार अगर आपकी UAE में दुकान है तो वो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन अगर आपका सामान किसी और की दुकान पे पड़ा हुआ है, उसने डिस्प्ले में लगाया हुआ है आपसे ख़रीद के, तो वो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं बनेगी। ये आप खुद जज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ गए ड्राई स्टेट सोर्स इनकम। ड्राई स्टेट सोर्स इनकम क्या होता है? जब भी कोई शख्स UAE में मौजूद कंपनी को कोई गुड्स बेचता है या सर्विसेज बेचता है। आपकी कंपनी पाकिस्तान में है, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी पाकिस्तान में है। एक कंडीशन तो ये थी कि उसने UAE में कोई ऑपरेशन नहीं किए, UAE से कोई लेना देना नहीं था, वो आउट ऑफ स्कोप रही। फिर 3 वजूहात ऐसी हैं जिनमें से कोई एक भी पूरी हो जाए तो वो UAE की टैक्स नॉन रेजिडेंट बन जाती है। या तो ये कि वो नेक्सट ले ले, UAE में मूवेबल प्रॉपर्टी ले ले, या कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश कर ले। थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि वो UAE सोर्स इनकम कमाए। UAE सोर्स इनकम कैसे कमाई जा सकती है? UAE में मौजूद किसी कंपनी को सामान बेचा जाए, किसी कंपनी को जो UAE की टैक्स रेजिडेंट की डेफिनेशन मीट कर रहा है उसे सामान बेचा जाए, कोई गुड्स बेची जाए, कोई सर्विसेज बेची जाए, या आप UAE में मौजूद किसी ब्रांच को, किसी शॉप को, किसी फैक्ट्री को कोई सामान सप्लाई करें। आप इस केस में आप UAE के स्टेट सोर्स इनकम अर्न कर रहे होते हैं। या इसके अलावा ऐसे हो सकता है कि UAE में कोई क्रिकेट मैच हुआ, आपने उधर स्टॉल लगा लिया, ऑल वो थोड़ी सी देर के लिए लगा, आपने इधर किसी कॉन्सर्ट में आके परफॉर्म किया, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर सर्विसेज परफॉर्म करते हैं। UAE में कोई इवेंट होता है, आप उससे पैसे कमाते हैं, या UAE में आपने 4 गाड़ियां रख ली हैं, उससे पैसे कमाते हैं। ये स्टेट सोर्स इनकम आएगी। ये कंडीशन एक दफ़ा आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी। इनकम इज कंसिडर्ड एज स्टेट सोर्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। पहला, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अ रेजिडेंट पर्सन। सेकंड, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। या
income is otherwise accrued in or derived from activities performed, asset located, capital invested, rights used, services performed or benefited from in the UAE. ठीक है जी नवाज साहब। सर ये जो आपने अभी बताया ड्राइव स्टेट सोर्स इनकम, इसमें सिर्फ टेंजिबल थिंग्स हैं या सर्विसेज भी है, इनटेंजिबल भी हम कंसीडर कर सकते हैं? सर्विसेज भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पे सर आप पाकिस्तान में रहते हुए यूएई की किसी कंपनी को सर्विसेज देते हैं, सर सर ठीक है, सर कोई भी इनकम डिराइव की गई हो यूएई के टैक्स रेजिडेंट सर पर्सन से, सर इन केस सही ऑफ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाँ, अगर आप किसी यूएई की कंपनी से करते हैं ना, किसी कंपनी को एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट तो नहीं, इंपोर्ट में तो आपने एक्सपेंस किया है, इनकम नहीं कमाई, आपने यूएई की किसी कंपनी को एक्सपोर्ट किया उसके नाम पे, तब आप यूएई के टैक्स नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे, ठीक है, आपने स्टेट सोर्स इनकम की। इसी तरह अगर आप एज अ कंसल्टेंट किसी को सर्विसेज देते हैं यूएई में, तो भी आप यूएई के टैक्स नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे, क्योंकि आपने स्टेट सोर्स इनकम कमाई है। लेकिन इतना बड़ा मसला इसलिए नहीं होगा अभी तक ये यूएई स्टेट सोर्स इनकम के लिए, क्योंकि ये वो जो फॉर्म है ये बड़ा तवज्जो से सुनिएगा पॉइंट, ये जो थर्ड रीजन है ना स्टेट सोर्स इनकम वाली, इसने यूएई में कारपोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि कारपोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन किस किसने करवानी है और रिटर्न फाइलिंग किस किसने करनी है। जो पहली कंडीशन है टैक्स रेजिडेंट वाली, हर टैक्स रेजिडेंट पर्सन ने यूएई में कारपोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है। टैक्स नॉन रेजिडेंट के केस में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वालों ने भी यूएई में टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्योंकि वो यूएई में परमानेंटली बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे उनका एक तरह से बिजनेस है। नेक्सट वालों ने भी करवानी है, उन्होंने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी हुई है। लेकिन ये जो लोग यूएई स्टेट सोर्स इनकम कमाते हैं, इन्होंने कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करनी। तो फिर इनका टैक्स कैसे लगेगा, ये टैक्स कैसे पे करेंगे? मजे की बात है, इसमें अभी तक कोई मैकेनिज्म डिटरमिन नहीं हुआ। विद होल्डिंग टैक्स के थ्रू होगा डेफिनेटली। विद होल्डिंग टैक्स मतलब आप जब यूएई में कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो यूएई बेस्ड कंपनी टैक्स काट के आपको पेमेंट करेगी, लेकिन अभी तक वो पेमेंट कैसे काटी जाएगी, कितनी काटी जाएगी, अभी तक डिफाइन नहीं हुआ, ठीक है। इधर तक अपने क्वेश्चन प्लीज वन बाय वन पूछे। एक मिनट नवाज साहब। आमिर। अस्सलाम सर। वालेकुम अच्छा अस्सलाम। सर, अगर कोई बंदा अमेजोन पे उसका स्टोर है यूएई में, वो अमेजोन पे सेलिंग कर रहा है, उसका प्रोडक्ट्स वगैरह अमेजोन के वेयर हाउसेज में अवेलेबल हैं, तो वो कंपनी, जैसे मेरी एक कंपनी यूएई में रजिस्टर्ड है और मैं उसके थ्रू अमेजोन पे सेलिंग कर रहा हूँ, तो क्या मुझे मेरे पे भी वो कॉर्पोरेट टैक्स लागू होगा? क्योंकि अमेजोन भी तो एक टैक्स अदा कर रहा होगा यूएई गवर्नमेंट को। बेशक कर रहा हूँ। देखिए, आपकी यूएई में एक कंपनी मौजूद है, राइट? जी इसमें हम सर। आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बिजनेस नहीं कर रहे। कंपनी जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, आपकी ज़ात से अलग, वो बिजनेस कर रही है, राइट? अच्छा, ओके कंपनी सर। तो हमने पढ़ा था कि हर कंपनी ने कारपोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है और रिटर्न भी फाइल करनी है, उस पर कारपोरेट टैक्स अप्लाई होगा, ओके सर। ठीक ओके, है। थैंक यू सर। वेलकम जी। सर, जो ये मल्टानेशनल कंपनीज होती हैं, उनकी जो ब्रांचेस यूएई में है, तो क्या उनको भी ट्रेड लाइसेंस वहाँ पे लेना पड़ता है या नहीं, या उनको भी इनकम टैक्स देना पड़ता है या नहीं? उन्होंने ट्रेड लाइसेंस के ऊपर लिखा होता है ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी, जी ठीक है। सर। उन्होंने लाइसेंस लिया होता है, लेकिन ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी, ब्रांच कंपनी नहीं होती, ब्रांच एक कंपनी का हिस्सा होता है। कंपनी पाकिस्तान में है, उसकी ब्रांच यूएई में है। जी सर। ये ब्रांच एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगी, ये पोर्शन है उसका, एक तरह से वो बिजनेस कर रहा है यूएई में विदाउट बीइंग अ यूएई टैक्स रेजिडेंट पर्सन। लेकिन सर, उसमें एक और चीज़ भी होती है कि वहाँ का एक पर्सन, यानी कि यूएई का जो रेजिडेंट होगा परमानेंट, उनका जो सिटीजन होगा, वो उसका नहीं, पार्टनर भी सिटीजन, होना जरूरी। एक मिनट, यूएई टैक्स रेजिडेंट पर्सन एक अलग वर्ड है और रेजिडेंट होना एक अलग चीज़ है। मैं जो टैक्स जी सर। रेजिडेंट की बात करता हूँ उसकी डेफिनेशन है, कंपनी तब यूएई की टैक्स रेजिडेंट कहलाएगी जब एक कंपनी है, इधर इनकॉर्पोरेटेड है, या उसका जी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में है।
क्या ये जी दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं? नहीं सर। नहीं हो रही। कंपनी पाकिस्तान में है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में है, जी सर। उसने उसने यूएई में एक ब्रांच ओपन कर ली है, जी ठीक है। सर। यूएई में उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट नहीं है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तो टैक्स रेजिडेंट नहीं है। क्या वो यूएई की टैक्स नॉन रेजिडेंट है? हाँ, उसकी ब्रांच यूएई में है, तो वो यूएई की टैक्स नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बन गई ना। जी सर। लेकिन उस क्लियर? ब्रांच को सर जो मैनेजमेंट रन कर रही है वो मैनेजमेंट भी ऑफिस भी वहाँ पे मौजूद हैं। देखें, ब्रांच की मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है और कंपनी की मैनेजमेंट अलग चीज़ है। तो ब्रांच की मैनेजमेंट होना, वो टैक्स नॉन रेजिडेंट ही रहेगा, कंपनी की जी मैनेजमेंट सर। नहीं होनी चाहिए। ठीक। सर यानी कि एक्सक्यूज उसके मी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जी जी पाकिस्तान रिजवान। में है। सर ये जो मल्टीनेशनल कंपनी की बात की है भाई साहब ने कि उसकी ब्रांच अब खुल रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सर हमने फिर वो भी कमर्शियल लॉ में तो कमर्शियल लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है। फिर इस तरह रजिस्टर तो नहीं हो सकती है वहाँ पर। आप जब ये लाइसेंस ब्रांच लेंगे ना, ओपनिंग भी तो कोई। उस लाइसेंस के ऊपर, जी जी, लाइसेंस, ब्रांच जी का भी लाइसेंस होता है, ब्रांच का भी लाइसेंस होता है, उसके ऊपर लिखा होता है एग्जैक्टली। ब्रांच, ठीक है। जी सर। अच्छा तो फिर उसमें वाजे होती हैं। बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? सर जिस तरह आपने बताया है कि इसके कोई अभी तक ऐसा कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं आए हैं कि ये टैक्स कैसे पे करेंगे, तो फिर तो ये ये सिर्फ क्योंकि बात हुई है, मैंने ये बात की है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट सोर्स इनकम वालों के केस में। जी सर बिल्कुल स्टेट सोर्स की बात कर रहा हूँ सर, स्टेट सोर्स की बात कर रहा हूँ सर। तो इसमें अभी कोई ऐसा रूल्स नहीं है, लेकिन अभी रूल्स तो जब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो फिर वो उस हिसाब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले रूल से नहीं टैक्स पे करेंगे। नहीं, आई थिंक सो सर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल में कस्टम मौजूद है, ठीक है, जी कस्टम जी इन्वॉल्व है। नंबर सेकंड, जो सर्विसेज के केस में है, सर्विसेज के केस जी में तो जी देखें कोई कस्टम इन्वॉल्व नहीं है, वो तो ऑनलाइन सर्विसेज आती हैं उड़ती उड़ती। आप सर किसी को टैक्स रिटर्न फाइल करके देते हैं, तो ना कोई कस्टम लगेगा उस पर, कोई उस पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऐसा टूल नहीं अप्लाई होता कि वो उस पर टैक्स बीच में लग जाए। गुड के केस में तो किया जा सकता है, सर्विसेज के सर केस में ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। सर अच्छा सर, एक क्वेश्चन था कि जिस तरह अभी ब्रांच की प्लीज बात की, क्वेश्चन करने के बाद अपने माइक ऑफ कर लेना। ठीक जी है। रिजवान, ब्रांच अरशद। की बात, हाँ, जैसे आपके अगर फर्स्ट किया, यहाँ एक स्कूल है, मैं यूएई में एक स्कूल नहीं थी, इधर वाले स्कूल की ब्रांच खोलना चाहता हूँ, तो मुझे वहाँ की उस हिसाब अरशद से एक बात जैसे बताइए प्लीज, आपके बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रही है शायद? नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं। अच्छा, जब आप बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होती है, पता नहीं वो सिर्फ मुझे आ रही है या। अच्छा, बहरहाल पूछिए। हाँ, मेरा अगर फर्स्ट किया, मैं स्कूल रन कर रहा हूँ पाकिस्तान में, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक ब्रांच यूएई में भी खोलूँ इसी स्कूल, ठीक है, तो क्या उससे भी वो सारी वो वहाँ की फॉर्मेलिटीज को वो करना पड़ेगा, या क्या उसका क्या तरीकाकार है ये बात है? देखें, जहां तक ताल्लुक है कंपनी इनकॉर्पोरेशन का, वो एक, जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का ताल्लुक है, इनका क्वेश्चन ये है कि अगर आप पाकिस्तान में एक स्कूल रन कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक ब्रांच आप यूएई में भी ओपन करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है। देखें, जहां तक ताल्लुक है इधर बिजनेस सेटअप करने का, वो तो हमारा एक सेपरेट मॉड्यूल है, हम उसी में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि क्या वो आपकी के लिहाज से अगर बात करूं, तो देखें, एक चीज होती है जिसे आप कहते हैं उर्फ आम में वो मेरी ब्रांच है। मिसाल के तौर पे मेरे स्विफ्ट एशफोर्ड के लाइसेंस के ऊपर लिखा हुआ है लीगल लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। मैं कल किसी और जगह पे भी एक कंपनी ओपन कर लेता हूँ, अबू धाबी में भी कर लेता हूँ, ये दुबई में है, अबू धाबी के में भी एक कंपनी ओपन कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ वो मेरी ब्रांच है। कहने को तो वो ब्रांच है, लेकिन उसकी जो टाइप है वो है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, तो टैक्स लिहाज से उसको एक कंपनी ही तस्वर किया जाएगा, एक सेपरेट लीगल एंटिटी तस्वर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट, जहां तक ताल्लुक है
ब्रांच ओपन करने का, ब्रांच भी ओपन की जा सकती है। ब्रांच अपने ऑफिस को रिप्रेजेंट करती है, उसकी जो असल एंटिटी होती है वो वही होती है जो जिसकी वो ब्रांच है। मैं आपको कुछ ट्रेड लाइसेंस दिखा देता हूँ। ठीक, इस ट्रेड लाइसेंस में बाकी तमाम चीज़ें मैंने हाइड कर दी हैं। मुझे ये बताइए कि लीगल फॉर्म नज़र आ रही है आपको? यस, लीगल फॉर्म है। यस सर। क्या लिखा हुआ है उस पे? जी सर, बिल्कुल नजर आ रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप। LLC। ट्रेड अच्छा, लाइसेंस। अब हाँ जी, इसमें बल्कि मैं आपको बताऊं अभी आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी, ये एक ट्रेड लाइसेंस नज़र आ रहा है आपको? जी सर। यस सर। इसकी लीगल टाइप बताइए क्या? ब्रांच ऑफ ब्रांच फॉरेन ऑफ फॉरेन। कंपनी। ब्रांच ऑफ अ फॉरेन ब्रांच ऑफ। कंपनी, ये ट्रेड लाइसेंस लिया है। अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। कंपनी पूरी एक कंपनी थी, वो कंपनी मौजूद थी सूडान में, उसने एक ब्रांच ओपन कर ली है यूएई में। अब होता क्या है, ब्रांच की लीगल हैसियत क्या है? ब्रांच की लीगल हैसियत ये है कि अगर कभी ब्रांच को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, डिफ़ॉल्ट करेगी, तो मेन कंपनी है रिस्पॉन्सिबल। और अगर कभी कंपनी डिफ़ॉल्ट करेगी, कंपनी जो हेड ऑफिस है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, तो ब्रांच वाले एसेट भी कंपनी के एसेट होते हैं, हेड ऑफिस के एसेट होते हैं। यानी ये एक ही पार्टी है जिसका एक हिस्सा है, ये एक टांग है अपनी कंपनी की, एक बाजू है। सही, तो ये ट्रेड लाइसेंस आपके ट्रेड लाइसेंस पे लिखा होना चाहिए ब्रांच, सिर्फ तभी ब्रांच कंसीडर होगी। ठीक है सर ये जी, परमानेंट नौमान शायद। एस्टैब्लिशमेंट की एग्जांपल हो सकती है? हाँ जी, ब्रांच परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की एग्जांपल है, हो सकती क्या है। थैंक यू। वेलकम। सर अच्छा, एक अभी चीज पूछनी। वो जी, सर जिस तरह अब बैरियर टाउन पाकिस्तान में भी है और बैरियर टाउन की यूएई में भी वो कर रहे हैं रियल एस्टेट की बिजनेस, तो क्या वो ब्रांच होगी या वहां की न्यू एस्टेब्लिशमेंट होगी? ये तो कंपनी। देखना पड़ता है ना कि ओनर ने कैसे उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है, उसके ट्रेड लाइसेंस पे क्या लिखा हुआ है। अगर उसने कंपनी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यूएई की कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, पाकिस्तानी एंटिटी, नहीं सर, अगर पाकिस्तानी अगर आप एंटिटी। न्यूज़पेपर्स वगैरह में अगर आप न्यूज़पेपर्स क्योंकि वगैरह में देखें तो उसमें ये आया हुआ है कि वो बहरिया टाउन वहां का इनकॉर्पोरेटेड है, यूएई का, अच्छा, सेपरेट है वो वो। सेपरेट लीगल एंटिटी, वो सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। ठीक है, लेकिन सर अगर ट्रेड, सेम नाम से ऑनरशिप उसकी एक ही है। सबको पता है कि बेशक हाँ मुंबई का हाँ, बेशक, यहाँ से। कोई उससे फर्क कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता, पड़ता। ठीक। ये जैसे इस सेपरेट तरह लीगल से है कि एंटिटी। फ्रेंचाइज, जिस तरह फ्रेंचाइज बनाते हैं ना आप, जी जी जी। फ्रेंचाइज बिजनेस पे भी ऐसा ही होता है कि आप दूसरी जगह पर वहां पर इनकॉर्पोरेट करते हैं कंपनी को। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये होता है कि लोग फॉरेन अच्छा, बैंक्स हैं जुबैर कि साहब मेरा प्लीज थोड़ा सा मेरा शॉर्ट अप ताल्लुक। रखें। ठीक है, जी जी जी। मेरे ख्याल से उन्हें पॉइंट क्लियर हो गया, हम इंशाल्लाह इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी मैं अच्छा, इन्होंने एक बात की, एक क्वेश्चन है कि कैन यू गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ स्टेट सोर्स इनकम। ठीक है, स्टेट सोर्स इनकम, तीन तरह की इनकम स्टेट सोर्स इनकम होती हैं। जब भी कोई यूएई बेस्ड कंपनी को, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, हमने प्रैक्टिकल पे आना है, तो यूएई में अगर आपने कोई कंपनी मौजूद है या यूएई में कोई कंपनी की ब्रांच मौजूद है, उसको आप कोई गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं, तो वो स्टेट सोर्स इनकम है। या यूएई में कोई इवेंट होता है, कोई कैपिटल एसेट्स मौजूद है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो स्टेट सोर्स इनकम होती है। मिसाल, यूएई में आपने 4 गाड़ियां रखी हुई हैं, रेंट पे दी हुई हैं, ये यूएई में मौजूद एसेट से आप पैसे कमा रहे हैं, दिस इज स्टेट सोर्स इनकम। यूएई में कोई क्रिकेट मैच होता है, आप उधर स्टॉल लगा के कुछ कमाते हैं, यहाँ पे जब एसेट लगाकर यूएई में कोई स्टॉल लगा के यहाँ पे किसी इवेंट से आप कैसे पैसे कमाते हैं, वो भी स्टेट सोर्स इनकम आता है। ठीक है, और मुझे एक ऐसे क्या पार्टिसिपेंट होंगे जो कि यूएई बैकग्राउंड से, जिनका टेक्स्ट या लॉ बैकग्राउंड से ताल्लुक ना हो? सर मी जी मोहम्मद जी नवाज जी साकी। बिल्कुल। अच्छा, समझ आ रही है? सर ओके, आ जाए फिर ई जी सर्विसेज सर, डॉट टेक्स डॉट जी आई ओ वाज वी डॉट फुल्ली। ए जो, ठीक है, ई सर सर्विसेज डॉट टेक्स डॉट जी ओ वी डॉट ए, इस पे आ जाए जरा। ओपन है सर।
इसमें सबसे पहले हमने करना है क्रिएट अकाउंट। अच्छा, यूएई पास को जरा इग्नोर करें, नॉन यूएई पास के लिए जाते हैं, साइन अप हेयर, साइन अप हेयर पे क्लिक करें। ओके, क्रिएट कर लिया था सर कल। सबने इस पे अकाउंट बना लिए? नहीं सर, मैंने नहीं बनाया अभी। अच्छा, इसमें अगर किसी को अरेबिक में लिखते हुए कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, अपना नाम अरेबिक में लिखने, तो आप सर्च करें गूगल अरेबिक टूल्स, गूगल अरेबिक टूल्स। ये टाइपिंग टूल भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या मुसीबत है यार। सर सिंपल गूगल ट्रांसलेटर भी शायद यूज कर सकते हैं, इंग्लिश टू अरब। यहाँ पे ट्रांसलेटर यूज नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे मैं आपको ट्रांसलेटर रिकमेंड नहीं करूंगा। उसकी वजह सर ये है, वो मैं वर्किंग भी नहीं आपको करता उसकी सर इस रीजन पे, जी। वर्किंग भी नहीं करता सर अरेबिक। वो जो इस पे ट्रांसलेटर जो है वो नहीं इस्तेमाल हो सकता है सर। देखिए, उसकी वजह ये है कि अगर मैं आपको एक रीज़न बताऊं, वो ये है कि आपने लेटर ऑन कुछ डॉक्यूमेंट से, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट से कॉपी पेस्ट करना होगा। वहाँ पे अरेबिक टाइप, उसमें जो स्पेलिंग अरेबिक के आ रहे होते हैं ना, आपने एज इट इज़ वो यूज़ करने होंगे। तो कॉपी पेस्ट करें, क्या करें, ये गूगल अरेबिक टूल्स हैं। अब लाइक मैंने लिखना है अपना नाम फैज़ान, ठीक है, मैं FAIZAN टाइप करता हूँ, उसने फैज़ान लिख दिया। तो यहाँ पे अपना ईमेल लिखें। ये सब प्लीज़ साथ साथ करें। ईमेल, फर्स्ट नेम इन इंग्लिश, लास्ट नेम इन इंग्लिश, फर्स्ट नेम इन अरेबिक, लास्ट नेम इन अरेबिक। अच्छा, यहाँ पे कंट्री कोड आपने अपना डालना है, अपने कंट्री का। तो वो बाज़-औक़ात आपको OTP नहीं भेजेगा, लेकिन आपके ईमेल पे भेजेगा। तो प्लीज़ इस पे सब अपना अकाउंट बना लें, और नेक्स्ट क्लास से पहले प्लीज़ इस पे अकाउंट बना लें, ताकि हमारी जो कमिंग सैटरडे पे क्लास हो उस पे हम प्रैक्टिकल कर सकें। सर ये सिर्फ अरेबिक वाला थोड़ा हो रहा है इशू वो लिखने में। गूगल अरेबिक टूल्स गूगल करें ज़रा। जी सर, वो किया है मैंने, ट्राई गूगल इनपुट टूल्स ऑनलाइन इंग्लिश अरेबिक। यस, हाँ जी, ठीक है। ये प्लीज़ नेक्स्ट क्लास से पहले कर लें। बाकी अगर किसी के क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताएं। मोहम्मद आरिफ, तैयब, महमूदुल हसन, नासिर, अब्दुल रज़ाक, बाकी कितने हैं पार्टिसिपेंट्स? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जी ये मैंने क्वेश्चन रेस भी किया इधर। सर जैसे मैं फॉर एग्जांपल यूएई के अंदर मैं, क्योंकि मैं रह के आया हूँ वहाँ पे, बहुत सारी शॉप्स हुई हैं वहाँ पे, स्पेस ले लेते हैं। कोई भी कपड़ों का शोरूम है, मोबाइल का शोरूम है, तो एक गंडोला, एक स्पेस थोड़ी सी ले लेते हैं। वहाँ पर कोई कंपनी नाम नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी की, सिर्फ वो उसकी स्पेस यूज करते हैं, उसको रेंट पे करते हैं। तो उस सूरत में भी वो टैक्स के अंडर वो आते हैं, देखें, टैक्स अगर रेजिडेंट होते हैं। आपने अगर किसी और की दुकान पे अपना सामान रखवाया हुआ है ना, हम्म तो वो तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ना बने। अगेन ये जजमेंटल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम्म जो, अगर आपने किसी और की दुकान पे सामान रखवाया हुआ है, वो उसको देख रहा है, तो वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अलबत्ता ठीक है। अगर आपने अपनी अपने नाम पे कोई चीज़ रेंट की हुई है, वो आपकी अपनी स्पेस है बाकायदा, तो फिर वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट आएगी। यानी आप अगेन रूल भी रखते हैं कि क्या आप यूएई में बिजनेस कर रहे हैं या नहीं। किसी और को सामान दे देना एक अलग बात है। जी, आईफोन असलम के नाम से उनका हम्म क्वेश्चन था। जी इन्होंने लिखा अस्सलाम प्लीज वालेकुम अलाउ सर। मी। जी वालेकुम जी। अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा सर, मैंने सेकंड क्लास है मेरी, आपका बहुत अच्छा सेशन जा रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा यूएई में कंपनी है और मैंने सऊदी अरब में उसकी RHQ रजिस्टर कराया हुआ है, जो सऊदी लॉ के मुताबिक था। आया कि मुझे वहाँ पे भी जो सर्विस में रन कर रहा हूँ उसी का मैंने यूएई में टैक्स देना होगा। अच्छा सॉरी, दोबारा बताइए, मेरा थोड़ा सा कंसंट्रेशन लूज हुई। इनको मैंने लिंक भेजा है अरेबिक का। जी ये जी जी। इस पे मेरी क्लिक यूएई करें में जी, कंपनी क्वेश्चन, है LLC, ठीक है। LLC FZ में रजिस्टर्ड है और उसका RHQ रीजनल हेडक्वार्टर सऊदी अरब में रजिस्टर्ड है।
जी जी अब सऊदी अरेबिया में उसकी सर्विसेज दे रहा हूँ, कुछ पार्ट उसका सर्विसेज का वहाँ पे रन कर रहे हैं, उसका वहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हुई है सऊदी अरेबिया में, उसका सीआर बना हुआ है, उसकी वैट रजिस्ट्रेशन है। आया कि जो सर्विसेज सऊदीज में दे रहा हूँ उसकी मैंने यूएई में टैक्स पे करना होगा, उसका कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। आपकी यूएई में, आपकी सऊदीया में सेपरेट कंपनी भी मौजूद है, राइट? जी 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 जी। देखें, अब जो आप यूएई में, जो यूएई की कंपनी है, अगर आप सऊदी जी कंपनी के नाम से बिजनेस कर रहे हैं ना, फिर तो यूएई की में टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन आपकी जो यूएई बेस्ड कंपनी है, अगर उसके नाम पे बिजनेस हो रहा है, तो फिर आपने उस पर टैक्स यूएई में देना होगा। ये अच्छा दो सर, मैं सेपरेट क्वेश्चन रिपीट एंटिटियां हैं, करता हूँ। ये एक एंटिटी नहीं है, ये दो एंटिटीज हैं। इसमें जी कुछ इनकम ऐसी होगी जो आप यूएई की जी एंटिटी से रिलेट कर सकते हैं, कुछ ऐसी होगी जो जी। सऊदीया से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल दो मे भी वो एक दूसरे से थोड़ा इंटर डिपेंडेंट सर्विसेज हों, लेकिन तब भी ये दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। जी सर, आप ये देखिए। जी जी सॉरी सर, इंटरप्ट कर रहा हूँ। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं उनके साथ मेरी शॉर्ट टर्म लोन बोरिंग चलती रहती है। अब मैं दुबई वाली कंपनी इधर से फंड रूट कर लेती है और सऊदी वाली कंपनी उनको फंड की एलोकेशन कर अच्छा देती है, असलम साहब, समथिंग आप हाउ एक काम करें, रिक्वायरमेंट अगर के बिल्कुल सर। बहुत ज़्यादा अगर स्पेसिफिक जाना है ना, वो आप थोड़ा मुझसे रब्ता कर लें, मुझे सिचुएशन राइट देखनी राइट। पड़ेगी। ठीक है, जी जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू। सर वेलकम। वो गपशप सेशन के बारे में पूछ रहा था, जो आपने कहा वो था सर कि आगे होगा, वो मेरी कोशिश होगी कि कमिंग संडे मॉर्निंग कर लें। ठीक है, अभी। जी ठीक है। और सर जी शेयर मैं करने, लीव मैंने करना चाहता असद हूँ, लिंक शेयर क्लास कर खत्म दिया। हो गई। जी सर मैं लीव करना चाहता हूँ, क्लास खत्म हो गई है जी या जी नहीं? ठीक है। किसी के क्वेश्चन है तो वो बता दें, बाकी कोई नहीं। जी नवाज। सर मेरा एक क्वेश्चन वो कल भी मेरे ज़हन में आया था, क्या ये जो हम टैक्सेशन कर रहे हैं ये जीसीसी में जितने भी कंट्रीज हैं ये सब के लिए लायबल है या ओनली स्पेसिफिक फॉर यूएई है सर? नहीं, ये स्पेसिफिक यूएई है। ठीक सही, हो गया सर। बेशक मिलती जुलती हो, बट ये सिर्फ स्पेसिफिक टू यूएई है। नहीं नहीं फिलहाल, लेकिन असल पूछने का मकसद ये था कि रिसेम्बलेंस तो होगी कुछ भी इसमें। देखें, काफ़ी हद तक है, लेकिन वहाँ के लॉज आपको सेपरेटली पढ़ने पड़ेंगे। जी 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 मैं आपको एक बात बताऊं, यूएई के सिर्फ पोर्टल की कैसे के पोर्टल की बात की जाए तो वो अरेबिक में है। तो सर। इस हद इतना डिफरेंस मौजूद है कि आप ये कहें कि सिर्फ एक, जब तक आप सेपरेटली दूसरे टेक्स्ट लॉज को अच्छी तरह पढ़ते नहीं है, स्टडी नहीं करते, आपको सिर्फ एक लॉ पढ़ लेने से दूसरे में हेल्प नहीं मिलती। ठीक है जी, श्योर, आशीष। थैंक यू। वेलकम। आकिब रशीद। सर एक्सक्यूज जी मी। सर, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो इन्वेस्टमेंट हमने करनी है प्रॉपर्टी के लिए या गोल्डन वीजा से रिलेटेड, तो वो इस इन्वेस्टमेंट का आपने आंसर नहीं किया था कल। नहीं, टैक्स के हिसाब से आपने गोल्डन वीजा के लिए पूछा था ना? जी जी सर, वो मैंने सेपरेटली आपको नहीं, व्हाट्सएप भी किया वो था, देखें, वो लेकिन मुझे मिला हुआ है। नहीं, आपको मैसेज थोड़ा मेरी तरफ से लेट मिलेंगे। ठीक है। हाँ, वर्किंग जो ठीक है सर। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये वीक डेज में तो आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा लेट आंसर मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो क्लास ओके थोड़ा सर। रिलेट नहीं करता। जी आसिम रजा। सर आसिम जिया। एक और मैं क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर देता हूँ जब आप काइंडली जी फ्री हो तो। श्योर। थैंक यू सर। वेलकम आसिम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो अभी हमने नॉन रेजिडेंट पर्सन पढ़ा है, इसके लिए भी सर टैक्स की लिमिट और वो टर्नओवर की लिमिट वही होगी 1 मिलियन और 375 लाख वाली? टैक्स नॉन रेजिडेंट के लिए भी वही लिमिट है। ठीक है, लेकिन ये जो 1 मिलियन का क्राइटेरिया है, ये सिर्फ नेचुरल पर्सन के लिए, ये सेम है, मौजूद है। टर्नओवर वाली, ठीक है सर। और सेकंडली सर, जो अभी आपने बताया है कि ये जो पोर्टल है ये अरेबिक में होगा, तो इसी तरह सर हमें ये इनपुट सऊदीया अरेबिक का, में देना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये मैंने सऊदी अरब का बीच में उन्होंने जिक्र किया था, तो मैंने सऊदीया का सऊदी बताया। अरब। यूएई में ऐसा नहीं है। राइट। यूएई में राइट इंग्लिश सर, बेस्ड पोर्टल है। ठीक है सर, थैंक यू सर। मोस्ट सर वेलकम। एक्सक्यूज मी। जी सर बात यह है कि यहाँ पर जो वनडे वाले दुकानदार अक्सर कहलाते हैं, जो मतलब ये आम आमदनी वाले मतलब बंदे उस पर पैसे बेच देते हैं। यूएई में तो ये तो बहुत बड़ा सा वो होता है ना, उसका बिजनेस जो अक्सर सोल प्रोप्राइटर होता है, या कोई मतलब वो कपड़े का दुकान होता है या कोई वो होता है। तो ये किस तरह अपने आप को डिफेंड करता है, या किस तरह मतलब अपने आप को वो कर सकते हैं, क्योंकि भारी अमाउंट डेली मतलब हिसाब से काफी बड़ी मतलब अमाउंट वो तब्दील करवाते हैं।
मतलब पाकिस्तान को, दीगर ममालिक को, तो फिर ये किस तरह का वो हैंडल जज़ाकल्लाह। करते हैं? जी देखें सर। ये मैं इसको पर्सनली एड्रेस कर सकता हूँ, लेकिन ये तो नहीं है ना, टैक्स वगैरह से रिलेट नहीं करता। ठीक है, मैं इसको एग्जैक्टली पर्सनली सर। आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, लीगल फॉर्म में उसे आप कैसे कर सकते हैं। जी यासिर। सर स्टडी मटेरियल मिलेगा इस हवाले से कोई? अ, अपने नोट्स वगैरह तो मैं शेयर करता हूँ। किसके हवाले से आपने बात की, सर स्पेशल इसी किसी कोर्स के टॉपिक? हवाले से बात कर रहा जी जी, मिलेगा इंशाल्लाह। हूँ। ओके सर। ओके ओके, आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। सर सॉरी सर जी जी सॉरी जी। सर, एक मेरा एक और कंसर्न है। जिस तरह पाकिस्तान में कमीशन एजेंट्स हैं, वो कुछ अभी वो जो हमने कंपनी रजिस्टर करवानी होती है वो SCCP से होती है। तो बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जिस तरह ये कमीशन एजेंट्स वगैरह हैं, बाकी सारे हैं, तो वो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा। अदर के UAE में भी कुछ ऐसा कोई है, हिसाब किताब है कि जिसमें बहुत से लोग जो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाते, लाइसेंस भी, यानी हाँ जिस जी, तरह बिजनेस बिल्कुल कर रहे हैं मौजूद है। लेकिन लाइसेंस नहीं है, उसकी क्या एंटिटी, क्या उसका वो किस तरह वो टैक्स जी पे ऐसी वगैरह एंटिटीज करते होंगे मौजूद ये? हैं, उस पे पेनल्टी मौजूद है। ठीक है, और नॉर्मली जो बाहर रह रहे होते हैं सर्कल से, लीगल सर्कल से, आम, सर उनका बाज़ औक़ात बिजनेस इनकम भी आइडेंटिफाइबल नहीं होती। सर ओके, और ये बाकी किधर हैं, मुझे अभी नहीं समझ आया। नहीं, अच्छा, देखिए प्लीज़, अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होती तो मुझे बताएं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि कुछ पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जो कि UAE से जो लोग बिल्कुल अनटच हैं उन्हें समझ नहीं आती, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। क्योंकि अभी तो आप उस लेवल पे हैं कि आप में से अक्सरों के ज़हन में होता होगा ये UAE का टैक्स है कि दुबई का टैक्स है। उन्हें ये नहीं आइडिया होता, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को, कि दुबई एक स्टेट है UAE की। तो एग्जाम्पल इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आपको दूंगा, तमाम चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। और ये जो इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इनमें से कई की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती, जो एक बड़ी चीज़ मुझे पेश करती है। हाउएवर नेक्स्ट सैटरडे से पहले प्लीज़ पोर्टल पे अकाउंट बना के आएँ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाएंगे। ठीक है क्लास? सर यहाँ बाकी पे मुझसे रब्ते में रहिए एक जी। छोटी सी सर क्वेश्चन है सर। जी। सर ये जो गूगल में आपकी जिस तरह गूगल इनपुट आपने बता दिया है, उस तरह तो हमारा नाम जो हम लिखते हैं अरेबिक में उस तरह तो नहीं आता, तो हम इसी पर पैटर्न में वहां पे पेस्ट करेंगे। आप जिस पे उर्दू में लिखते हैं वो वाला पैटर्न तो कभी भी नहीं आएगा ना। अरेबिक वाला पैटर्न अरेबिक लैंग्वेज में होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने अच्छा देखा होगा छोटी ये, छोटी ये। ठीक है। UAE में अगर आपने अरेबिक में छोटी ये की आवाज़ देनी है तो आपको ये के नीचे 2 नुक्ते लगाने पड़ते हैं, वरना वो ठीक है, अलिफ की मतलब आवाज़ यहाँ देते हैं। पे हमें जो इंग्लिश में जिस तरह हम लिखते हैं ना, उसका हमें जिस तरह वो मिल जाए, हम वो अरेबिक वहां पे पेस्ट करें। और ठीक है, ऐसे ही कर लें अभी तक। आगे इंशाल्लाह हम इस चीज़ को मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है। क्लास, थैंक यू, थैंक अल्लाह यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। जी।